के सांसद इंजीनियर रशीद की खबर से करते हैं, जिनकी शपथ के लिए आज समय दिए जाने के मामले को लेकर अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई इसको लेकर करेगा। इंजीनियर रशीद की शपथ के मुद्दे पर एनआईए अपना जवाब आज दाखिल कर सकती है। आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। खुर्रम हमारे सहयोगी से खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी खुर्रम, आज तीसरे दौर की सुनवाई इस पूरे मामले पर होनी है। बेहद अहम ये सुनवाई है, क्या कुछ अहम रह सकता है? एनआईए को अपना जवाब देना है आज कोर्ट में। देखिए, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो एनआईए ने वक्त मांगा था कि इस पूरे मामले में एनआईए अपना जवाब दाखिल करना चाहता था, और क्योंकि खास तौर से जिस तरीके से पैरोल मांगी गई थी और इंजीनियर रशीद के जो वकील हैं उनकी तरफ से जो दलील दी गई थी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को शपथ लेने के लिए, हल्फ लेने के लिए जमानत दी गई, वक्त दिया गया, उसी तरीके से जमानत और पैरोल मिलनी चाहिए, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया था कि उनका मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ नीति का मामला है, जबकि जो इंजीनियर रशीद का जो मामला है वो अलग तरह के इल्जामात हैं। खासतौर से जिस तरीके से यूएपीए और टेरर फंडिंग के जो इल्जामात हैं उनके तहत वो 2019 से ही जेल में है, तो ये इल्जामात बिल्कुल अलग हैं। इसलिए आज एनआईए इस पूरे मामले में अपनी तरफ से जवाब दाखिल करेगा कि किस तरीके से जो हल्फ है वो दिलाया जा सकता है। आपको मालूम है कि जो हल्फ की तकरीब थी 24, 25, 26 के दिन जो है जून को, वो तमाम तकरीब पूरी हो चुकी है। ज्यादातर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने हल्फ ले लिया है। अब 3 जुलाई तक ही क्योंकि ये पूरा सेशन चलना है, इसलिए आज की समाज जो है वो काफी अहम है। अगर एनआईए की तरफ से इजाजत दी जाती है, यानी कोई आपत्ति, कोई ऐतराज दर्ज नहीं कराया जाता है, तो सीधे तौर पर रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन एनआईए को आज वाज़ेह तौर पर जवाब दाखिल करना है और सीधे तौर पर उसके बाद इंजीनियर रशीद कहीं ना कहीं जो है हल्फ ले सकेंगे और वो बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इसके बाद हो जाएंगे, क्योंकि जब तक वो हल्फ नहीं लेते तब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर किसी तरह की सहूलत और किसी तरह की जो सैलरी है या भत्ता है या जो तमाम दूसरी सहूलियात हैं वो तमाम चीजें उनको हासिल नहीं होंगी जब तक वो हल्फ नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक तरफ इंजीनियर रशीद का केस है, कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता केस पंजाब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृतपाल का भी है, वो असम की जेल में है, लेकिन उन पर एनएसए लगाया गया है। तो एक तरफ यूएपीए का केस है, दूसरी तरफ एनएसए का केस है। कुल मिलाकर आज की जो समाअत है वो काफी अहम है। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो इससे पहले भी जो जमानतें हैं वो मिलती रही हैं। इससे पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर रेप का केस था, लेकिन उनको पैरोल दिया गया था, उसके बाद उन्होंने हल्फ उठाया था। ये तमाम चीजें जो है होती रही हैं। तो आज का दिन जो है इंजीनियर रशीद के लिए काफी अहम है, उनकी पार्टी के लिए काफी अहम है, और सभी लोगों की निगाहें, खासतौर से जम्मू कश्मीर की निगाहें जो इस पर लगी हुई हैं। अगर इस पूरे मामले में अगर सियासी रुख की बात करें तो खुद जो जिनको हराया है इंजीनियर रशीद ने, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला है, उन्होंने भी इस बात की वकालत की है, क्योंकि वो जीत चुके हैं और उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार भी मान ली थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस बात की वकालत की है कि उनको नुमाइंदगी करने का हक दिया जाना चाहिए, उनको जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि कई तरह के ट्वीट जो है उमर अब्दुल्ला की तरफ से आए थे। जी जी बिल्कुल खुर्रम, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इंजीनियर रशीद की शपथ ग्रहण को लेकर, क्योंकि पूर्व में भी इससे पहले ऐसे वाकया हुए हैं जब कोई सांसद जीतकर, जब कोई प्रत्याशी आया है, सांसद बना है, तो फिर शपथ ग्रहण के लिए अलग से प्रावधान है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि सेशन तो 3 जुलाई तक ही चलना है, तो क्या 3 जुलाई के अंदर रहते उनको अगर जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो वो शपथ ग्रहण करेंगे, या फिर 3 जुलाई के बाद मान लीजिए अगर अंतरिम जमानत मिलती है, तो क्या ये प्रावधान है कि वो बाद में भी स्पेशल प्रोविजंस के तहत शपथ ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बाद में भी वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए होता यह है कि जो सचिवालय है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो सचिवालय है, उसकी तरफ से बाकायदा जेल हुक्काम को बताया जाता है। और क्योंकि ये पूरा मामला अदालत में था, इसलिए अदालत ने इस मामले में, क्योंकि उन पर टेरर फंडिंग का केस है और 2019 से वो इस पूरे मामले में जेल में है और जिस तरह के इल्जामात है उसकी वजह से एनआईए क्योंकि इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए एनआईए ही इस पूरे मामले में एक तरीके से जवाबदेह एजेंसी है, उसी की तरफ से एतराज और तमाम तरह की सिक्योरिटी जो है उसी को संभालना है। सब शुरू में जमानत की अर्जी दाखिल हुई थी तो एनआईए ने कहा था अभी डेट ही नहीं आई, और उसके बाद एनआईए की तरफ से कहा गया कि हम इस पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं, और जब अगली समाअत हुई तो एनआईए ने कहा उन्हें मजीद वक्त दरकार है, जिस पर आज के लिए समाअत जो है वो अदालत ने रखी थी।
तो कुल मिलाकर आज इस पूरे मामले में जो समाअत होगी उसमें एनआईए क्या कहती है वो एक अहम चीज होगी, और एनआईए बता सकती है कि किस तरीके से वो हल्फ ले सकते हैं। और अगर इस पूरे मामले में पैरोल मिलती है तो ऐसा भी हुआ है कि सीधे तौर पर एनआईए की सिक्योरिटी में इंजीनियर रशीद वो पार्लियामेंट जा सकते हैं और वहां पर हल्फ लेने के बाद सीधे वो वापस जेल भी जा सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि जमानत अगर नहीं मिलती है, सिर्फ अगर इजाजत मिलती है कि वो शपथ के लिए ही उनको ले जाना है तो सिक्योरिटी के तहत ले जाया जाएगा। क्योंकि ये पूरा मामला टेरर फंडिंग का है, इसलिए ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न इसमें और भी ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है वो काफी अहम है, खासतौर से जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए, इंजीनियर रशीद के लिए और उनकी पार्टी के लिए, उनके पार्टी वर्करों के लिए। ठीक है खुर्रम, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है सुनवाई के लिहाज से। अपना नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जिसमें आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शामिल है। इस बीच दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। गौरतलब है कि सीआरपीसी पहले क्रिमिनल के लिए और आईपीसी सिविल केसेस के लिए लागू होती थी, लेकिन अब बीएनएसएस यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आज से लागू हो गई और इसके तहत 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं। और पहली एफआईआर इस पूरे मामले में दिल्ली के कमला नगर थाने में दर्ज भी करा दी गई है। अक्यूज को तो हम सारी चीज प्रोवाइड करते थे, बट एक बेचारे कई बार होता था कि जिसने कंप्लेंट करी है, जो विक्टिम है, उसको घूमना पड़ रहा है एक अपनी कॉपी लेने के लिए। तो अब वो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आप एक विक्टिम को भी उसकी कॉपी देंगे एफआईआर की। सिमिलरली आप जैसे चार्जशीट की बात करी आपने, चार्जशीट में क्या होगा कि अब आपको जिससे साक्ष्य जो आप कलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने डिजिटल एविडेंस उठाई 3 जगह से और वो आपके साक्ष्य में आपके केस में आ रही है, तो आपको प्रॉपर्ली उसमें उसकी जो चेन ऑफ कस्टडी है उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज ला दी है उन्होंने, क्योंकि उसमें ही मेंशन होगी तभी वो मान्य होगी। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों में भारत सरकार ने बदलाव कर दिया है। जिस तरह से पहले आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे, अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू कर दिए गए हैं। इन 3 नए कानून से देश के हर एक आम नागरिक को फायदा पहुंचने वाला है। भारत सरकार का मकसद है इन 3 नए कानून के जरिए दंड देना नहीं है, बल्कि न्याय देना है। और इस 3 नए कानून में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों में कमी आने की बात कही जा रही है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते थे, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें की गई हैं जिससे कि अपराधी जो है वो बच नहीं पाएंगे। महिलाओं के हित में इन कानूनों में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो नई देखने को मिलेंगी। इसी तरह से जो कई आपराधिक धाराएं हैं उन्हें बदल दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें अगर हम आईपीसी में हत्या की धारा 302 बोलते थे, तो भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 हत्या की धारा कहलाएगी। इसी तरह से राजद्रोह, देशद्रोह, आतंकवाद से जुड़े मामले, इन तमाम मामलों में भी जो धाराएं हैं उनमें परिवर्तन किया गया है। 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होगी। इसमें ट्रायल से जुड़ी चीज़ें हैं, उनमें भी बहुत सारे बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस है उसने भी पूरी तैयारी की। कई महीनों तक उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। 25,000 दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई इस नए कानून को लेकर। कई लॉ यूनिवर्सिटीज से जो बड़े प्रोफेसर थे उन्होंने दिल्ली पुलिस को ट्रेंड किया। इसके अलावा एक डीसीपी रैंक के अधिकारी ने एक ई एप्लीकेशन भी तैयार की है, जिसमें इन 3 नए कानूनों को लेकर कई तरह की डिजिटल सामग्री जो है वो शामिल की गई है, जिसमें जो जांच अधिकारी होते हैं, जो केस से जुड़े आईओ होते हैं, वो पूरी सूझबूझ से जो नई जो धाराएं हैं या जो नए कानून हैं उनको लेके लोगों को कोई समस्या ना आए, उसको लेके उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। तो अब भारत सरकार ने एक नई पहल की है और एक जिस तरह से भारत में अब 3 नए कानून जो हैं वो लागू हो गए हैं और उससे आम लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है। इसमें जो कैदी हैं, जो पहली बार अपराध करके जेल जाते हैं, उनको भी काफ़ी राहत मिली गई है। उन्हें बॉन्ड भर के जेल से छूटने का भी प्रावधान जो है इस कानून में दिया गया है। इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े मामले हों, देशद्रोह से जुड़े मामले हों, इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े आपराधिक मामले हों, उनको लेके भी काफ़ी कई नई चीज़ें जो हैं इस 3 नए कानून में देखने को मिलेंगी। तो भारत सरकार का मकसद है कि इन 3 नए कानून के जरिए दंड देना नहीं है, बल्कि न्याय देना है, और जिसको लेके देश भर की पुलिस को प्रशिक्षण किया गया
और अब 1 जुलाई 2024 से भारत के जो नए कानून हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल किए गए हैं। कैमरा पर्सन कमल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। Esteemed Justices of the High Court, senior judicial officers, my esteemed colleagues in the civil and police administration, and dear friends. First and foremost, I extend a warm welcome to the Honorable LG, Honorable Chief Justice, and all the dignitaries who have honored us with their presence today. Your support and involvement are invaluable, and we are truly grateful for your participation in today's very important event. Today marks a pivotal moment in our commitment to justice, security, and the rule of law. As we come together to celebrate the implementation of new criminal laws in Jammu and Kashmir, with the vision of the government of the centre and the mission mode determination of MHA and the unwavering support of Honorable LG, Chief Justice, Chief Secretary, and the Home Secretary in J&K, we have reached this significant day. I am indebted to all of you, sir, for the constant support and guidance given to us in fulfilling our requirements for the implementation of these laws. These new laws symbolize a paradigm shift in our approach to justice. They embody country's commitment to a system that is efficient and effective, and yet fair and transparent, reflective of the aspirations of a rising and aspiring India. The Bharatiya Nyaya Samhita aims to provide a legal mandate for restorative justice and uphold the rights of the victims. This law shifts the focus from punishment to rehabilitation, addressing the root causes of crime and offering offenders an opportunity to reform. The Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita is a transformative law that introduces mechanisms to expedite justice, reducing delays and ensuring timely trials. This law also emphasizes the protection of the rights of the accused while balancing it with public safety and security. The Bharatiya Sankhya Adhiniyam modernizes our evidence law, replacing the Indian Evidence Act of 1872. This law incorporates modern technology to ensure the integrity and accuracy of evidence, strengthening the credibility of our adjudication process. The new law provides for severe penalties for crimes against women and children, including life imprisonment or death for heinous crimes, and stringent measures against child exploitation. Police have been granted increased legal mandate in certain domains, accompanied by greater responsibility, particularly in the utilization of CCTNF, which now features real-time capabilities. It is now obligatory to maintain records of the arrested persons with grounds of arrest at both the police stations and district levels. These records must be digitally displayed, reinforcing transparency and accountability in law enforcement procedures. There have been significant revisions in rules concerning arrests, remands, bails, preventive detentions, and medical examinations, particularly for victims and accused in cases of rape or under the POCSO Act. Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita has introduced the use of technology at all stages, from crime scene visits to investigation till trial. This is going to be a game changer in terms of speedy trials and transparency in investigations. The inclusion of technology and forensics in investigations is a significant move geared towards modernizing the criminal justice system and harnessing the strength of modern scientific technologies. This will ensure greater accountability in police investigations, improve the quality of evidence, and protect the rights of both the accused and the victims. However, the new arrangement requires addressing of challenges such as infrastructure investment, data security, and preventing technology misuse. Senior police officers are convinced that quality training of police personnel, such as in forensics, is inescapable. We would sincerely require to strengthen and add to our pool of personnel integral to our police station setup who would be forensic experts for handling digital evidence and digital devices.
Along with introduction and implementation of the concept of embedded law officers in the pattern of developed countries, about which I would draw your kind attention later, this will be a game changer and will comprise the backbone of the investigation under new laws. We are deeply aware that the responsibility now lies with us to ensure these reforms achieve their full potential. It casts an onerous responsibility on the J&K police, which have been fighting terrorism for the last 35 years, depleting our core investigative foundation. It is crystal clear by now that ensuring public peace, security and order through rule of law presupposes that there shall be a semblance of peace and order, so that investigators, witnesses, prosecutors and trial courts are able to do their duty free from fear. The national security adversary very cleverly sets up a regime of fear and then accuses the Indian state of the crime which it truly is guilty of. Jammu and Kashmir Police, with the support of the community and all stakeholders, has been striving to break this vicious cycle, and one of its major initiatives in this regard is to rebuild its investigation and peregrine abilities, without diluting its core fighting abilities against guns and bombs. It is here where the new laws have become a booster and a set of great enablers. Besides investing heavily in quality training of our investigating officers, who in the past had legendary reputation of being one of the finest in the country, we have started to prioritize good investigations and have begun ranking districts on various law enforcement parameters, fostering healthy competition. The police headquarters is also developing criteria for grading investigators to incentivize professional investigations that result in convictions, and concurrently we would disincentivize non-performers with commensurate gradings. We are brainstorming changes in our supervisory structure to make it more inclusive, with joint responsibility in important criminal cases to withstand court scrutiny. The new laws demand more from our existing resources, requiring the strengthening of our verticals, primarily through embedding law officers in our core investigative framework. We have requested the Home Department to strengthen us with 321 law officers at various levels. We seek a favorable view from the Honorable LG in this regard. Returning to substantive criminal law, Bharatiya Nyaya Samhita in J&K's context provides helpful definition of terrorism, as it categorically and explicitly provides a legal mandate to tackle terrorism emanating from areas beyond international borders. The Nyaya Samhita provides for the trial of terror cases in absentia, as it equips us to target the sponsors of terrorism sitting in enemy countries. Bringing the enemy under spotlight by removing his anonymity and making his activities visible through non-kinetic investigative measures would have its impact in fighting terror. Nyaya Samhita also has a dedicated section to combat organized crime, ensuring no room for unlawful activities orchestrated by syndicates that pose a grave threat to the internal security of the country. J&K Police has taken strenuous measures that are required to implement the laws in an institutionalized manner. Training, augmentation of तो आप पुलिस महानिदेशक आर स्वैन को सुन रहे थे। जिस तरह से आज पूरे देश भर में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता लागू हुई है, उसके संदर्भ में जम्मू कश्मीर में किस तरह से इसे लागू किया जाएगा और इसके लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। बहरहाल इसी से जुड़ी खबर आपको कारगिल से देंगे, जहां नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज की जाने वाली पहली FIR लद्दाख में भी दर्ज हुई है। 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानूनों में आधिकारिक बदलाव का संकेत ये देती है। इस खबर से जुड़ा एक कार्यक्रम श्रीनगर में भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल भी शामिल हुए हैं, जहां से आप पुलिस महानिदेशक आर स्वैन को सुन रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर लद्दाख और कारगिल में ये पहली FIR दर्ज हुई है, जिसकी कॉपी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लिया जायजा, SSP के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद।
जम्मू पुलिस ने अवैध खनन पर की कड़ी कार्रवाई। जेसीबी समेत 8 वाहनों को किया जब्त। नियमों का उल्लंघन करने वालों और वैध अनुमति के बिना सार्वजनिक संसाधनों का दोहन करने वालों को बनाया गया निशाना। सीएम सुक्खू का देहरा के धंगड़ में चुनाव प्रचार। पत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में लोगों से की वोट की अपील। पूर्व विधायक जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अज्ञात लोगों द्वारा शनिवार को धर्माड़ी इलाके में एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। ज्ञात शख्स ने तोड़फोड़ की कोशिश की और इसको लेकर आज सनातन धर्म सभा के बैनर तले रियासी बंद का आह्वान किया गया है। लोगों ने जगह जगह टायर जलाकर सड़क पर जाम किया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि कुछ और लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। और इस मामले पर एसपी ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। अननोन व्यक्ति ने मंदिर में घुस के एक कायराना हरकत की है, मंदिर को वैंडलाइज करने की कोशिश की। अराउंड 3 सस्पेक्ट्स हमने अभी तक राउंड अप किए हैं इसमें, और जिनसे पूछताछ जारी है। और भी काफी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। पुलिस की टीम्स ऑन जॉब हैं लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए। हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द हम कल्प्रिट तक पहुंच पाए। ऐसा समाज दुश्मन अनासर जो इलाके में इंतशार फैलाना चाहता है, जो एंटी सोशल एलिमेंट इलाके में इस तरीके की हरकत करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाना चाहता है, उस आंसर को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाकर उसको सजा दिलवाई जाए। रियासी में धार्मिक स्थल के साथ हुई तोड़फोड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सनातन धर्म के बैनर तले जो है वो बीते कल रियासी बंद का आह्वान किया गया था और उसका असर जो है वो जरूर रियासी में देखने को मिल रहा है। इस समय जो वो टायर जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर एक गाड़ी को जो है वो यहीं पर रोक दिया गया है। हर रियासी जिला मुख्यालय के आसपास के जितने भी चौक चौराहे हैं वह सील कर दिए गए हैं। टायर जलाकर के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको जो है जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। अभी तक जो है वो यहाँ पर रियासी पुलिस की तरफ से 12 जो संदिग्धों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, जिनके ऊपर जो कहीं ना कहीं शक की निगाह जरूर बनती है। उनको जो है हिरासत में लेकर के पूछताछ जरूर की जा रही है। लेकिन फिलहाल रियासी जिला मुख्यालय के आसपास की जितनी भी सड़कें हैं वो जो है वो सील कर दी गई हैं। इस समय प्रदर्शन जो है वो सनातन धर्म के बैनर तले जरूर किया जा रहा है। विभिन्न हिंदू संगठन जो है वो इसमें शामिल है। तमाम व्यापार मंडल जो है वो इस प्रदर्शन में जो है वो कहीं नहीं सहयोग दे रहा है और रियासी बंद का जरूर यहाँ पर जो हो असर लेखा जोखा जरूर देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। जो इंसिडेंट हुआ बड़ा ही मतलब अच्छा इंसिडेंट नहीं है। एक किसी शरारती तत्व का जो है वो जो काम है वो चाहता है कि जो भाईचारा यहाँ पे है उसको खत्म किया जाए। भाईचारे को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इंसिडेंट हमें पता चला वहाँ पे पुलिस मौके पर पहुँची, अपनी जो भी लीगल कार्रवाई थी वो हमने इसमें की है। उसके साथ ही साथ हमने एफआईआर भी लॉन्च की है। तकरीबन 15 से 20 लोग जो है वो हमने वहाँ डिटेन की है। उनको लगातार पोस्टिंग जो है वो चल रही है। जल्दी हम जो मेन एक्यूज है जो उसमें इन्वॉल्व है उसको भी पकड़ लिया जाए। जितने लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन सबको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि मतलब ठीक है, आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं आपका जो गुस्सा है वो जायज़ है। किसी की धार्मिक आस्था को अगर ठेस पहुँची है तो सबको जो है बुरा लगता है। लेकिन जो प्रदर्शन है वो इसलिए करना चाहिए जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो। प्रॉपर पुलिस की कार्रवाई हो गई है, एफआईआर लॉन्च हो गई है, लोग जो है पकड़े गए हैं और सख्ती से पुलिस पे कार्रवाई कर रही है। तो इसलिए सबको जो है वो थोड़ा संयम रखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और अपना आपसी भाईचारा जो है उसको कायम रखना चाहिए। और अखनूर में चिनाब दरिया के पास स्थित गांव इंद्री में भूमि कटाव की समस्या से लोग परेशान हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। भूमि कटाव के लिए हमें बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि जब ये कटाव चल रहा है, कटाव का भी हमें बहुत परेशानी है। उससे हमारी सारी जमीन जो वो बह रही है। उसके अलावा हमारी परेशानी ये है कि ये कटाव के साथ साथ पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होने से सारा पानी जो है वो गांव में जाएगा। गांव में जब जाएगा तो हमारे रहने और बैठने की कहीं जगह नहीं रहेगी। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जितनी भी माता बहनें हैं सबका रहने का बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछली रात हमने उस मकान पे बिताई है क्योंकि बिजली नहीं थी। आज हमने बात करके पीडीडी डिपार्टमेंट से तो आज नया खंभा लगवाया और उन्होंने खंभा लगवा के बिजली दी गई है। इसलिए जो फ्लड डिपार्टमेंट है, फ्लड डिपार्टमेंट से हम काफी देर से गुहार लगा रहे थे कि हमारा जो दरिया का मसला है इसको हल किया जाए। सर्दियों से बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं की। हमने डीसी साहब से और तहसीलदार साहब से सभी लोगों से अब जितनी हमारे से अप्रोच हो सकती है हमने की है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो
गाढ़ी नींद में सोया हुआ है, उन्होंने कोई खबर नहीं ली। पहले एक बार आए थे, उसके बाद में कोई नहीं आया। पिछले साल से कटिंग लगी हुई थी। पिछले साल हमने जब एसडीएम अनिल ठाकुर थे कोड में, उनसे बात की, वो पिछले साल पूरी रात हमारे साथ रहे थे और सीडीआरएफ का कुछ पैसा यहाँ पे लगाया था, लेकिन उसके बाद कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगा है। इसमें नाबार्ड के पैसे जो है वो मंजूर हुए हैं, लेकिन इलेक्शन की वजह से कोड ऑफ कंटेम्प्ट था, उसकी वजह से पैसे जो है काम नहीं लग सका। अभी बात हुई है चीफ साहब से भी और एक्शन सर से भी हुई, चीफ साहब को मिले हैं। चीफ साहब ने बोला कि आपका टेंडर जो है 1-2 दिन में लग जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं। पूरी रात जो नौजवान बच्चे हैं वो दरिया के किनारे बैठ के पूरी रात पहरा दे रहे हैं ताकि पानी कहीं हमारे गांव में ना घुस जाए, हमारे जो घर हैं वो बह ना जाए। लोग परेशान हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एलजी साहब से, प्रशासन से यही गुहार लगाता हूं कि इस गांव को बचाया जाए।